गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होगे, सिक्योर होगे, बाहर अवॉइड कर रहे होगे निकलना। बच्चों, अभी तक मेरे पास 3 लोगों की फ़ीस आ चुकी हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, आफरीन, स्मिता और रिया। लेकिन अभी तक मेरे पास आतिफ़ की फ़ीस नहीं आई है और आदर्श की फ़ीस नहीं आई है। इन 2 बच्चे और हैं। एक लड़का और पढ़ रहा है, असजाद, बट हमें लगता नहीं कि वो कोई क्लास देख रहा है इस समय, क्योंकि उसने नारंग सर से बात की थी। शायद अभी उसको कॉमर्स मिली या नहीं मिली, इस बात पर डाउट है। तो इसीलिए 2 बच्चों की फ़ीस अभी बची हुई है, एक आतिफ़ की और एक आदर्श की। तो अभी टोटल करेंटली देखा जाए तो 5 बच्चे ही क्लास कर रहे हैं रेगुलरली। और पता नहीं इस साल क्या होगा सेशन में, कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं होने लग रहा है। जैसे पिछले साल बच्चे 11th में प्रमोट हो गए थे, इस साल भी बच्चे पेपर प्रमोट हो जाएंगे। पेपर तो होगा ही नहीं, बट बच्चों पेपर होगा, मार्च में पेपर होगा। ऐसा 2 साल लगातार नहीं हो सकता कि स्कूल पेपर कंडक्ट ना कराए और सीधे प्रमोट कर दे। तो पेपर तो होना निश्चित है, पेपर होना सर्टेन है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स के साथ 12th में जाओ, सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है बच्चों, बात ये भी है कि 11th में आप कॉमर्स सीखना शुरू करते हो। जो सारा बेसिक है, जो सारा बेस है, वो 11th में है। और अगर आप 11th पढ़े बिना 12th में चले जाते हो और आप सोचते हो 11th में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे 12th में जाके पढ़ेंगे, तो आपका बेस वीक हो जाता है। अगर आपको ABCD नहीं आती तो फिर आप अल्फ़ाबेट स्पेलिंग कहाँ से सीख पाओगे। और 12th में तो पढ़ाई और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेहनत करने की आदत ही नहीं है। जो बच्चे 11th में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और स्कूल की ऑनलाइन क्लास आप जानते हैं किस तरीके की चलती है, तो अगर स्कूल की ऑनलाइन क्लास अच्छी चल रही होती तो आप सबको कोचिंग पढ़ने की हमसे ज़रूरत ही क्या होती। तो मेहनत करने की आदत का होना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना, हर क्लास के एंड में होमवर्क करो, रेगुलर क्लास देखो, भले छोटा सा ही काम दें, बट हम बोलते ज़रूर हैं नोट्स चेक कराओ। कुछ नहीं होमवर्क होता तो नोट्स चेक कराओ, क्योंकि इस एज पर अभी जहाँ आप हो, आपके अंदर मेहनत करने की आदत डेवलप अगर नहीं हुई तो आपकी लर्निंग पुअर हो जाएगी। और 12th में जहाँ ज़रूरत होगी कि अब आपको उड़ना है, वहाँ पर आप रनवे में भाग रहे हो। 11th आपके हवाई जहाज़ का रनवे है, जहाँ पर आप चल रहे हो। 12th आते ही इतना चल चुके होगे कि सीधा फ्लाई कर जाओगे। और 12th में दौड़ना शुरू करोगे रनवे में, तो फिर कब उड़ोगे? बोर्ड एग्ज़ाम बाद। तो आपको ये चीज़ तय करनी है कि आप अपना रिजल्ट कैसा चाहते हो। सब मेहनत करना, सब नतीजा अच्छा चाहते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। तो हमने हमेशा बोला आप सबसे, आप डेली 45 मिनट्स मेरे सब्जेक्ट पे दो, बस। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहता देने को। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर जिस हाल में भी आप होगे, आप फिर वो डिज़र्व करोगे। ये बात याद रखना। ये बात आप अपने दोस्तों को भी समझा सकते हो। आपके कोई अच्छे दोस्त होंगे कि अभी भी सिर्फ 10 क्लास ही गुजरी हैं, अभी भी वो चाहें तो कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इन 10 क्लास के बाद फिर वो कवर नहीं कर पाएंगे चीज़ों। इधर उधर की बातों को बंद करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं। वहाँ पर हमने आप लोगों को 3 मेथड्स लिखाए थे। एक था पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, और तीसरा था टेलीफोनिक इंटरव्यू। हम लोग आज इसका पहला मेथड सिर्फ पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के अंडर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। अभी हम सिर्फ तीनों का नाम लिखा रहे हैं, फिर बारी बारी पढ़ते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। उनमें से पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उनमें से पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरे मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। दूसरे मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और तीसरे मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम, और तीसरे मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज के आगे ऑब्लिक का साइन लगा के लिख दो करेस्पॉन्डेंट्स। CORRESPONDENTS, करेस्पॉन्डेंट्स। आप सब न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है संवाददाता। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइन पे, हाँ बताएं दीपक क्या हो रहा है, बोले संवाददाता। जो वहाँ की लोकल खबरें आप तक पहुँचाते हैं उन्हीं को लोकल करेस्पॉन्डेंट्स भी कह सकते हैं। ऑब्लिक का साइन लगा के लिख दो करेस्पॉन्डेंट्स भी कह सकते हैं। चाहे लोकल
सोर्सेज बोलो चाहे करस्पॉन्डेंट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 मेथड हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। हम इन तीनों को पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में पहली सब हेडिंग लिख लो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डैश लगा के लिखना, इट इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड। पर्सनली मतलब आमने सामने, दो व्यक्ति, एक जो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, दूसरा जो जानकारी दे रहा, दोनों पर्सनली मिलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आकर बात करते हैं और कम्युनिकेट करके जो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है उसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से वो निकालना चाह रहा है। इट इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। डेटा कलेक्ट वर्क करने वाले को इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। तो यहाँ पर डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर जाके कलेक्ट करता है उस व्यक्ति से जिससे वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे जानकारी निकल रही है। तो दो पार्टीज हैं, एक है इन्वेस्टिगेटर जो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, दूसरा रेस्पोंडेंट्स जिससे जानकारी इकट्ठा हो रही है। RESPONDENTS फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के, द इन्वेस्टिगेटर इस्टैब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन। The investigator establishes direct relation with the persons from whom the information is to be obtained. From whom the information is to be obtained. From whom the information is to be obtained full stop। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर उस व्यक्ति से संपर्क साधता है जिस व्यक्ति से उसको कोई जानकारी इकट्ठी करनी है। अगर आपको ट्यूशन पढ़ना था, आप मुझसे फ़ोन करते हो और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो भी जानकारी कोचिंग से संबंधित चाहिए आप मुझसे प्राप्त करते हो। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कौन सी क्लास चलती है आपके यहाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपके यहाँ, कितने कितने टाइमिंग्स हैं, क्या क्या फीस है, जो भी जानकारी आप मुझसे बात करते हो, मुझसे संपर्क करते हो और सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त करते हो। तो आप हो गए इन्वेस्टिगेटर, मैं हो गया रिस्पॉन्डेंट। आपने जानकारी पर्सनल लेवल पर मुझसे कांटेक्ट करके प्राप्त की, आपने सीधा मुझसे एक संपर्क साधा और मुझसे सारी जानकारी प्राप्त की। मैं हुआ रिस्पोंडेंट, जानकारी देने वाला, आप हुए इन्वेस्टिगेटर, जानकारी लेने वाला। फुल स्टॉप। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलीजेंट। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलीजेंट, DILIGENT। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, अवेयर जो रहता हो, सावधान जो रहता हो, हर चीज़ के बारे में जिसको नॉलेज हो। डिलीजेंट कॉमा एफिशिएंट, काबिल हो, एफिशिएंट EFFICIENT, कॉमा इम्पार्शियल, IMPARTIAL। इम्पार्शियल मतलब जो भेदभाव ना करता हो कि मर्द हैं तो अलग तरीके से, फीमेल हैं तो अलग अलग तरीके से, हिंदू हैं तो अलग तरीके से, मुस्लिम हैं तो अलग तरीके से उनको ट्रीट करना, ये भेदभाव उसके मन में ना हो। ठीक है। एंड टॉलरेंट, TOLERANT, टॉलरेंट मतलब सहनशील हो, इरिटेट ना हो जाए कि सामने वाला जानकारी नहीं दे रहा तो गरियाने लगे, उसको ऊट पटांग भाषा में उससे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत प्राइमरी डेटा कितना अच्छे तरीके से कलेक्ट होगा, ये इन्वेस्टिगेटर की कुछ काबिलियतों पर भी निर्भर करता है। कौन कौन सी काबिलियत है इन्वेस्टिगेटर की, हमने बताया, मेहनती होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, भेदभाव ना करने वाला होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये जो मेथड है इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहले सब हेडिंग करके लिखो मेरिट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से अगर हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया तो इस मेथड के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला, ओरिजिनैलिटी, क्योंकि डेटा खुद इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया इसलिए डेटा ओरिजिनल है। किसी और के द्वारा कलेक्ट किया होता तो ओरिजिनल ना होता, फर्स्ट हैंड ना होता, सेकेंड हैंड होता। सेकेंड लिखिए, एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा पर्सनली कलेक्ट किया गया है तो गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे में एक्यूरेसी क्या होगी, प्राइमरी डेटा की ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की वो सही है,
ऐसी मतलब 100% एक्यूरेसी तो स्टैटिस्टिक्स में कहीं नहीं होती है। लेकिन अगर किसी और से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और खुद से हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी कहाँ होगी, जब हम खुद किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पर कलेक्ट करेंगे। इसीलिए प्राइमरी डेटा को अगर पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा तो उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पर्सनली कलेक्ट किया। तीसरा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, RELIABILITY। रिलायबिलिटी मतलब होता है निर्भरता। क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर ने स्वयं कलेक्ट किया है, इस वजह से उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा वो अधिक करेगा। भाई अगर हमने कहा, मान लो कोचिंग खुल जाती है कभी और आप सब कोचिंग आके पढ़ने लगते हो, और किसी दिन हमने कहा कि हमने आफरीन को फ़ोन किया और हमने आफरीन से कहा कि आफरीन एक काम करो, आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सब बच्चों को प्लीज़ बता देना जो तुम्हारे टच में हो कि सर आज नहीं पढ़ाएंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन कि हर बच्चे ने खुद हमसे फ़ोन करके पूछा और हमने कहा आज हम नहीं पढ़ाएंगे। किस इन्फॉर्मेशन पे आप ज़्यादा यकीन करोगे? जो आपने खुद से कलेक्ट की। जिस इन्फॉर्मेशन को हम सब खुद से कलेक्ट करते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेटर स्वयं से कलेक्ट करता है, उस इन्फॉर्मेशन पर हमें भरोसा ज़्यादा होता है, उस इन्फॉर्मेशन पर हमारी निर्भरता, हमारी रिलायबिलिटी क्या होती? अधिक होती। फोर्थ, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्रकार से कलेक्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम जानना चाहते हैं कि आप कौन सा टेलीविज़न यूज़ करते हो, तो हम सबसे यही पूछेंगे ना, आप कौन सा टेलीविज़न यूज़ करते हो, तभी तो हम स्टैटिस्टिक्स में कंपेयर कर पाएंगे। हमने जब स्टैटिस्टिक्स बताई थी तो वहाँ पर एक लिमिटेशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जब हम लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन ये है कि अगर डेटा यूनिफॉर्म नहीं है तो उस पर स्टैटिस्टिक्स लगाई नहीं जा सकती। जैसे एक बच्चे के मार्क्स हमने क्लास 11th के लिए लिए, एक बच्चे के मार्क्स हमने 12th के लिए लिए, एक बच्चे के मार्क्स हमने 10th में ले लिए, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम कंपेयर कब कर सकते हैं? हम कंपेयर तब कर सकते हैं जब सारा डेटा यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करेगा तो ये बात जानता होगा कि उसको सारे डेटा वही कलेक्ट करने हैं जो उसकी स्टडी से संबंधित हो, क्योंकि अगर उसका स्टडी के अलावा वो कोई डेटा इकट्ठा करेगा तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, उस पर स्टैटिस्टिक्स लगाना मुश्किल होगा, असंभव होगा। यहाँ पर भी एक फ़ायदा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि सारा डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, तो डेटा कलेक्ट करते समय वो ध्यान रखता है कि डेटा कलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि फ्यूचर में उस डेटा को वो कंपेयर कर सके। अगर खुद ना कलेक्ट करता, दूसरे को उसने बोला होता कलेक्ट करके लाओ, तो दूसरा इन्वेस्टिगेटर की तरह इस बात को ना सोच पाता, हो सकता है वो गलती कर देता, ये हो सकता है कि वो भी यूनिफॉर्म डेटा कलेक्ट करता, बट ये गारंटी नहीं, हो सकता है वो ऐसी चीज़ें भी कलेक्ट करके ले आता जो इन्वेस्टिगेटर की स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटर के खुद डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने का एक एडवांटेज है कि डेटा वो यूनिफॉर्म डेटा कलेक्ट करेगा जिसे कंपेयर करना इजी होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके लिखा दे रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी वाला लिख लो। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा, full stop. It facilitates comparison. It facilitates FACILITATES। facilitates मतलब encourage करता है, बढ़ावा देता है, आसान कर देता है। क्या करना? कंपैरिजन। कंपैरिजन करना ही आसान कर देता है। एक और लिख लो लास्ट, इलास्टिक। एक और लिख लो लास्ट, इलास्टिक, ELASTIC। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है तो सिचुएशन के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो एडजस्ट कर सके। किसी और को भेजा होता तो वो शायद एडजस्ट ना कर पाता, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को एडजस्ट कर, हमने बोलो फॉर एग्जांपल लिख के भेज दिया कि भाई अगर कोई परिवार में जाना, वहाँ पूछना आपकी शादी हो गई, वहाँ जाके पूछना कि आपके कितने बच्चे हो गए, ठीक है, ऐसे करके पूछना। हम खुद जाते तो मैं ऐसे ही पूछते, किसी और को भेजा, माला माल वीकली देखी है ना पिक्चर, उसमें परेश रावल जाता पूछता आपकी शादी हो गई, तो बोलती है नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? थप्पड़ पड़ता है। अगले घर में जाता है, वहाँ पूछता है पहले ही आपके बच्चे हैं, तो बोलता है नहीं। आपकी शादी हो गई, सॉरी बोलते बच्चे हैं, बोलता हाँ, बोलते आपकी शादी हो गई, फिर थप्पड़ पड़ता है। इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, किसी और को भेजेगा नहीं। अगर खुद जाएगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर उसने पूछा होता कि आपकी शादी हो गई, वो कहता नहीं, तो फिर बच्चे वाला सवाल वो ना पूछता। लेकिन किसी और को भेजा, वो मूर्ख था, तो उसने बच्चे वाला सवाल भी दाग दिया।
तो इन्वेस्टिगेटर अगर खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो क्वेश्चंस को एडजस्ट कर सकता है, बिहेवियर को रिस्पोंडेंट्स के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा लिख लो। दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज this method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments. The investigator can always make necessary adjustments in his set of questions. In his set of questions अपने सवालों को वो एडजस्ट कर सकता है। डीमेरिट्स पढ़ते हैं, सब एडिंग करके लिखना। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में पहला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। डिफिकल्ट टू कवर वाइड, WIDE, वाइड मतलब दूर दराज तक फैले। एक ही आदमी को अगर भारत में हर जगह भेज दोगे तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? नहीं। यूपी जा रहा, MP जा रहा, बिहार जा रहा, दिल्ली जा रहा, महाराष्ट्र जा रहा, मिजोरम जा रहा, आसाम जा रहा, तमिलनाडु जा रहा, एक ही आदमी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इतनी जगह पर नहीं कंडक्ट कर सकता। फिजिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इकोनॉमिक वाइज भी पॉसिबल नहीं, पैसे के वाइज, आर्थिक रूप से भी ये संभव नहीं है। अगर एक लिमिटेड एरिया है कि भाई आप रायबरेली में, निराला नगर में जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर दो तो वो तो कर सकता है, बट रायबरेली के भी निराला नगर चले जाना, लखनऊ के भी निराला नगर चले जाना, महाराष्ट्र के भी निराला नगर चले जाना, तमिलनाडु के भी निराला नगर, ये संभव नहीं है। तो जो बड़े एरियाज होते हैं, जो लार्जर एरियाज होते हैं, जहाँ क्वेश्चंस पूछने के लिए, जहाँ रिस्पोंडेंट्स अलग अलग एरियाज में बटे हुए हैं, वहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल नहीं होगा। दूसरा, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस, BIAS, हमने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सफल एक मेथड तभी होगा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का जब इन्वेस्टिगेटर में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, और वहाँ हमने लिखा था कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो बायस्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो वैल्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन की जो उसने कलेक्ट किया है, वो एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन बायस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो बायस्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, नहीं हम तो हिंदू हैं तो हम तो हिंदू के फेवर में बात करेंगे। उसी तरह क्रिश्चियन से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन झूठा ही होगा, तो हमने क्रिश्चियन के फेवर में वो बात गलत तरीके से नोटिस कर ली। मेरी बात समझ रहे हैं? मेल को फेवर कर रहा है, अगर मेल इन्वेस्टिगेटर है तो मेल को फेवर कर रहा है और फीमेल्स को इग्नोर कर रहा है। तो कई बार अगर व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि वो पर्सनल बायस है तो वो किसी के फेवर में गलत तरीके से जा सकता है, किसी के अगेंस्ट में भी गलत तरीके से जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन, ऐसे व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया डेटा, उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमेशा एक सवाल होगा, उसकी विश्वसनीयता पर हमेशा एक सवाल होगा। तीसरा, कॉस्टली। ये मेथड बहुत महंगा मेथड है क्योंकि एक ही आदमी को घूम घूम के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, उसका खाना पीना, रहना, ट्रेवल करना, हर चीज़, जितनी ज़्यादा जगह पर वो आएगा जाएगा उतनी ज़्यादा जगह पर उसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, इसलिए महंगा मेथड है। डीमेरिट्स इसकी 3 ही। ये पहला मेथड खत्म हुआ है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का पहला मेथड हमने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अभी 2 मेथड्स और हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ये 2 मेथड्स हम बताएंगे ज़रूर आज ही की क्लास में, लेकिन इनके मेरिट्स डीमेरिट्स हम नहीं बताएंगे, वो आपके होमवर्क रहेंगे। अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखो, पर्सनल इंटरव्यू के अंडर दूसरा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ओरल इन्वेस्टिगेशन है, और डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्या अंतर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट का मतलब हम पर्सनली वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे थे, इनडायरेक्ट का मतलब क्या? हम पर्सनली आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर रहे। आपके बारे में जानकारी अगर हम आपके पापा से प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे? आपके बारे में जानकारी हम आपसे ही पर्सनली रूप से प्राप्त कर रहे थे तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन था। आपके बारे में जानकारी हम किसी और से प्राप्त कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमने पर्सनली आपसे मुलाकात करके या बातचीत करके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। लिखिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed, not from the persons regarding whom the information is needed, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति से जानकारी चाहिए उससे नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, फुल स्टॉप। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स, इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम
अदर पर्सन, वर्बल रूप से ये किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, और ओरल फॉर्म में from other persons who are expected to know the necessary, to possess the necessary information, who are expected to possess, possess, possess मतलब जिनके पास है वो जानकारी, जिनके पास है, जो अपने पास रखते हैं उस जानकारी को, expected to possess the necessary information, full stop. These other persons are known as witnesses, these other persons are known as witnesses, witnesses, गवाह जिसे कहते हैं। ये जो अन्य व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनको हम विटनेस कहते हैं, गवाह कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेरिट डिमेरिट हम आपको नहीं लिखाएंगे, हम आपको एक तरीका लेकिन बता देते हैं। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स थे, ये याद करने का तरीका है, पेपर में भी काम आएगा, हम भी यही करते थे। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स थे वो सारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स हैं, और जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स थे वो सारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स हैं। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप बना के लिख सकते हो, कोई तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। क्लियर? तीसरी तरफ आते हैं, पर्सनल इंटरव्यू का लास्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स। इस तरीके का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल एजेंसीज बहुत करती हैं। जैसे रायबरेली में कोई ट्रेन पटरी से उतर गई, तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो दिल्ली में, नोएडा में, एनसीआर में ही होते हैं। तो क्या वो लोग इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो वो यहाँ के लोकल इन्फॉर्मर्स से संपर्क करते हैं कि यहाँ की खबरें वो उनको प्रोवाइड कर दें। तो जो यहाँ के लोग आज तक को, एबीपी न्यूज़ को, एनडीटीवी को जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो रायबरेली के लोकल जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आज तक को, एनडीटीवी को, एबीपी न्यूज़ को, जी को, उन्हें हम बोलते हैं लोकल रिसोर्सेज, लोकल सोर्सेज करेस्पॉन्डेंट। और इनसे जो जानकारी वो न्यूज़ चैनल प्राप्त कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स। लिखो, अंडर दिस मेथड कॉमा, अंडर दिस मेथड कॉमा, the investigator appoints local persons at different places, the investigator appoints local persons at different places। चुनाव के दौरान ऐसा होता है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं, अलग अलग जगह पर रैली होती है, तो न्यूज़ चैनल का स्टाफ तो बहुत सीमित है, हर जगह वो थोड़ी जा सकता है। तो लोकल लोगों को वहाँ के उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको अपॉइंट कर देता है, बोलते कोई जानकारी हो तो हमको प्रोवाइड करना, फुल स्टॉप। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये जो लोकल लोग होते हैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन देयर ओन वे, अपने तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एंड फर्निश, FURNISH, फर्निश मतलब प्रोवाइड करना, अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन को लोकल लोग अपने पास इकट्ठा करते हैं और उसे प्रोवाइड करते हैं। एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, यानी यहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद जानकारी नहीं प्राप्त करता, लोकल रिसोर्सेज से, लोकल करेस्पॉन्डेंट से जानकारी प्राप्त करता है। सब एडिंग करके लिख लो मेरिट्स, इसके मेरिट डिमेरिट हम लिखाएंगे। इकोनॉमिकल, पहला, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, खुद नहीं जाना पड़ रहा है ना, हम दिल्ली में बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, रायबरेली वाले आदमी से प्राप्त कर ले रहे हैं। हम दिल्ली से रायबरेली जाएंगे, कितना खर्चा होगा, रुकेंगे, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठे बैठे मिला जा रहा है, सस्ता है। दूसरा, वाइड कवरेज, दुनिया जहान में कहीं की भी खबरें हम प्राप्त कर सकते हैं वहाँ के लोकल लोगों से, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो हमारा जो कवरेज एरिया वाइड हो जाता है। तीसरा, कॉन्टिन्यूटी, जो लोकल व्यक्ति है वो लगातार न्यूज़ प्रोवाइड करता जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के। हम जाएंगे तो हमें वहाँ के बारे में पता नहीं है, उस नए एरिया के बारे में सीखेंगे, फिर वापस चले आएंगे, पता चला फिर कुछ घटना हो गई, फिर आएंगे, तो आने जाने के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन गैप हो जाएगी ना। लेकिन अगर लोकल व्यक्ति से खबर लेंगे तो वहीं पर बना हुआ है, तो जो न्यूज़ की कंटिन्यूटी होगी वो ज़्यादा होगी, निरंतरता, बारंबारता जो होगी इन्फॉर्मेशन की वो ज़्यादा होगी, बिना ब्रेक के होगी। डीमेरिट्स लिख लो, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, पहला, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं कलेक्ट कर रहा, लोकल सोर्सेज पर निर्भर है, तो ये भी हो सकता है कि लोकल सोर्स ने उसको जिस तरीके से प्रोवाइड किया हो, इन्वेस्टिगेटर को समझ में, रायबरेली के आदमी ने कहा कि अरे भैया हियाँ हो गुआ मर्डर, बहुत खूना खच्चर मचा मार, परिवार की रंजिश रही, खूब मार डारिन। अब दिल्ली वाले को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, न्यूज़ को उसने बस इतना समझा मर्डर था, उसने मर्डर बता दिया, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, जो मैसेज था, जो मैसेज की ओरिजिनलिटी थी, वो मैसेज ट्रांसमिशन होने के साथ ही क्या हुआ, खो गया, हुआ या नहीं। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, खुद तो कलेक्ट कर नहीं रहा है,
खुद कलेक्ट करता तो जानता कि कैसा डेटा चाहिए हमारे कंपैरिजन के लिए, लेकिन किसी और से वो किसी और पर डिपेंडेंट है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी ऐसा होता है उस डेटा में खो जाए, कंपैरिजन करना ऐसे में मुश्किल हो सकता है। तीसरा, पर्सनल बायस हो सकता है, लोकल जो सोर्स हो, करस्पॉन्डेंट हो, संवाददाता हो, वो किसी पार्टी के लेकर, धर्म को लेकर, जात पात को लेकर मन में मनमुटाव रखता हो, भेदभाव रखता हो, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ और हो रही है, लेकिन क्योंकि उसके मन में किसी चीज़ को लेकर भेदभाव, तो जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है दिल्ली वाले को, वो कुछ और प्रोवाइड कर रहा है, और दिल्ली वाला उसको क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता कि वो सही है कि गलत, हो तो उसी को सही मानेगा। इसीलिए चौथा, लेस एक्यूरेट, जो डेटा की एक्यूरेसी है, क्योंकि गलत हो सकती है, बायस हो सकता है, लोकल करस्पॉन्डेंट, और क्योंकि हम खुद नहीं कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि कम एक्यूरेट हो। ठीक है, ये पहला मेथड खत्म हो गया है। पहला मेथड था पर्सनल इंटरव्यू, इसके अंदर 3 मेथड थे। कल हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, और ये क्वेश्चन जो कल पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, आपके पेपर में 6 नंबर में आता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल जो पढ़ेंगे। आज आपके 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क ये कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के 3 मेरिट्स और 3 डिमेरिट्स लिख के दिखाओगे, एनी 3 मेरिट्स, एनी 3 डिमेरिट्स। और दूसरा होमवर्क ये कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कोई 2 डिफरेंस लिख के दिखाओगे, कोई 3 मेरिट्स, डिमेरिट्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के, और कोई 2 डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एनी टू डिफरेंस। ठीक है, तो कल फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को हम बता दें कि अपनी अपनी फ़ीस जिन बच्चों की बची हुई है उसको प्लीज़ जल्दी जमा कर दें, कल तक का दिन और है आपके पास, वरना कल के बाद क्लास हम उन्हीं बच्चों को भेजेंगे जिनकी फ़ीस जमा होगी। अपना ख्याल रखिए सब लोग, गॉड ब्लेस यू।